बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर फैज़ान गुराया। आज का हमारा लेक्चर जो है वो पाकिस्तान स्टडीज़ 302 के हवाले से है। लेसन नंबर 24। आप लोग देख सकते हैं कि लेसन नंबर 23 से ऑनवर्ड मैंने वर्ड की फाइल से पढ़ाना शुरू कर दिया है, क्योंकि पिछले दो लेक्चर्स आसान थे तो मैंने उनको सिंपली एलेबोरेट किया था स्टूडेंट के लिए, और वो इतने इंपॉर्टेंट ये जो टॉपिक्स हैं 23 है, लेक्चर 23 21 से ऑनवर्ड जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर जी पिछले भी, लेकिन पिछले से इजी थे। हैं वो भी इतने वो नहीं है कि हम के इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो इजी थे। इलेक्शन में 24 में टोटल जुल्फ़िकार अली भुट्टो का उरूज, इसके रिफॉर्म्स, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन, फिर 1973 के आइन के हवाले से इसकी वर्किंग, उसके बाद इसके जवाब, इस सारे को इस पूरे चैप्टर में डिस्कस किया गया। सबसे पहली बात उसने कही कि भुट्टो की पर्सनैलिटी के हवाले से कि ये एक डायनेमिक लीडर था, लोग इसको पसंद करते थे। बड़े शॉर्ट टाइम में बड़ी मजबूत अपनी हैसियत बना ली थी इसने। ठीक है, यही बात देख ले कि 1967 में पार्टी में आई और 1970 में ये जीत भी गया। भुट्टो आइडियोलॉजी जो है वो टोटली दो तीन बातों पे थी। एक वो उसका कहना था इस्लाम हमारा यकीन है, डेमोक्रेसी हमारी तबीयत है, ठीक है, और सोशलिज्म हमारी इकोनॉमी है। ये तीन चीज़ों पे वो चलता था कि ये उसकी आइडियोलॉजी थी। भुट्टो की लीडरशिप की बात करें तो उसमें ये बहुत स्ट्रांग सलाह थी कि वो लोगों को इंस्पायर कर सकता था। उसकी स्पीचेस जो है वो हर आम बंदे के लिए बड़ी एनर्जेटिक होती थी। 1970 में जब 73 में जब उसने कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट करके उसको अप्रूव करवा के इम्प्लीमेंट किया पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसने बहुत से इस्लामिक प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स के बारे में, इस्लामिक फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिटेल में बात की और उनको शामिल किया। अब भुट्टो का जो कॉन्सेप्ट था वो मॉडर्न इस्लामिक स्टेट था। अब मॉडर्न इस्लामिक स्टेट से मुराद ये नहीं था, ऐसी मॉडर्निज्म नहीं जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में है, बल्कि उसका कहना ये था कि हमें इस्लामी उसूलों के मुताबिक मॉडर्निज्म को अडॉप्ट करना है और मॉडर्निज्म के मुताबिक चलना है। भुट्टो का विजन में अगर बात करें तो भुट्टो एनविजन पाकिस्तान फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, पॉवर्टी, हंगर एंड मिजरी। भुट्टो का ये विजन था कि हम पाकिस्तान से तमाम लड़ाई झगड़े, तमाम मामलात, गुर्बत, भूख, अफलास, इन चीज़ों को रिमूव कर दें। उसका ये कहना था कि अगर ईरान और इजिप्ट जैसे ममालिक जो हैं वो फ्री एजुकेशन और फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ दे सकते हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं दे सकता। पाकिस्तान उनसे बेहतर है, या कम से कम उनके पैरेलल ज़रूर है। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में ये है कि भुट्टो ने पॉलिटिक्स को लोगों के डोर स्टेप तक पहुंचा दिया, गलियों तक पहुंचा दिया। हर बंदा पॉलिटिक्स पर बात करना शुरू हो गया, हर बंदे को पॉलिटिक्स समझा दी भुट्टो ने पॉलिटिक्स एक्चुअली है क्या। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करें तो भुट्टो इंप्लीमेंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स टू स्ट्रीमलाइन गवर्नेंस। इसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इस तरह किए कि गवर्नेंस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे वो किए। अगर बात करें भुट्टो के सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज इम्प्लीकेशन की, तो उसने तमाम एजुकेशन को, इकोनॉमिक सोर्सेज को नेशनलाइज कर दिया। ये उसका वैसे एक नेगेटिव इम्पैक्ट था, ठीक है। और उसने बैंक्स को, इंश्योरेंस कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को, अदारों को, सबको नेशनलाइज कर दिया। ये एक नेगेटिव एक्टिविटी थी भुट्टो की। लेबर रिफॉर्म्स बहुत स्ट्रांग उसने किए कि लोग लेबर की मिनिमम वेज मुकर्रर कर दी, उनके लेबर आवर्स मुकर्रर कर दिए, लेबर के बच्चों की फैसिलिटीज़ और उनकी प्रोटेक्शन का इंतजाम कर दिया, उनकी जॉब सिक्योरिटी का इंतजाम किया। ये रिफॉर्म्स किए भुट्टो ने, लेबर लॉज को इम्प्लीमेंट करवाया। एलिमिनेशन ऑफ मल्टी कल्चरलिज्म, मल्टी कल्चरलिज्म को एलिमिनेट करने की भुट्टो ने बड़ी कोशिश की, और यही उसकी क्रिटिसिज्म का आगाज बना। उसने कहा जी एक सिंगल कल्चर होना चाहिए मुल्क के अंदर, मल्टी कल्चरलिज्म जो है वो नहीं होना चाहिए, हम एक नेशन है। लेकिन ये चीज़ लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की, और इसी से उनके क्रिटिसिज्म का आगाज हो गया। इसके बाद दूसरी चीज़ क्या हुई कि भुट्टो के जो रिफॉर्म्स थे जो टोटल उसकी पर्सनैलिटी को ऑटोक्रेटिक बना गए। Bhutto leadership style became increasing autocratic, leading to discontent among various segments of society. His demands to centralize power alienated many, including his political alliance. यानी कि इसने हर चीज़ को सेंट्रलाइज कर दिया, और सेंट्रलाइज करने की वजह से उसका ये मामला डिस्टर्बेंस की तरफ जाना शुरू हो गया। अब इस सारे मामले में क्या हुआ कि भुट्टो के जो सबॉर्डिनेट थे, एसोसिएट थे, उनमें करप्शन
उरूज पे पहुंच गई। ठीक है, लोगों ने बहुत ज्यादा करप्शन करनी शुरू कर दी। इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, वाइल भुट्टो रिफॉर्म्स एम टू मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट, देयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफन लेड टू इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट। उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत रैपिड हुई, जिसकी वजह से इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट हो गया। और जो नेशनलाइजेशन उसने की, उसने हर चीज को वैसे ही उठा के एक साइड पे फेंक दिया। सोशल डिस्कनेक्ट कंटेंट, द सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज coupled with autocratic governance led to misery, agony, suffering among the populace। ठीक है, द promised improvements in living standards did not materialized as expected। इसको इस तरह से कर लें कि जो पॉपुलर एरियाज थे उनमें डेवलपमेंट शुरू हो गई, जो लेस पॉपुलर एरियाज थे उनको सेट असाइड करना शुरू कर दिया। जिस तरह हम बलोचिस्तान की बात कर लें या केपी के कुछ एरियाज की बात कर लें। इसका इफेक्ट ये हुआ कि 1977 के जो इलेक्शन हुए उसमें इसकी पार्टी इतनी प्रोमिनेंट ना रही, लेकिन स्टिल ये मेजोरिटी से जीत गया। अब वो मेजोरिटी से जीतने की वजह से जो अपोजिशन थी उन्होंने इस पे इल्ज़ाम लगाया कि इसने इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया। अब इलेक्शन, ये इल्ज़ाम की वजह से MPN ने, पाकिस्तान नेशनल अलायंस जो है, ये इसने भुट्टो के अगेंस्ट एक मैस मूवमेंट की, बड़ी उरूज पकड़ा इसमें इसने बड़ा, PNA ने बड़ा मोमेंटम पकड़ लिया। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि भुट्टो का फॉल शुरू हो गया। जुलाई 5 1977 में जो था, क्या नाम उसका, जियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया। ठीक है, सारी चीज़ों को कब्जा कर लिया और भुट्टो को अरेस्ट कर लिया। और 1979 में भुट्टो को फांसी दे दी गई। जी स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर नंबर 24 था। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा और बेनिफिशियल भी होगा। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं, बराह कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।